हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक का नाम है हमारे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज बातचीत करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर हमारी परमाणु संरचना है, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे उप परमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारे किसे कहते हैं? उप परमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे कहते हैं? तो ये वे कण होते हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। ये कण क्या हमारे परमाणु की संरचना और गुणों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कण क्या करते हैं? हमारे परमाणु की संरचना और गुणों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परमाणु क्या है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के उप परमाणु कणों से मिलकर बना होता है। ये तो आपने नाम तो सुना ही होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन 3 कणों से मिलकर बना होता है। उप परमाणु कण होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणात्मक आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज वाला एक कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋणात्मक आवेश या ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज वाला कण होता है। प्रतीक की बात करें तो इसको E- के रूप में दिखाया जाता है। खोजकर्ता की बात करें तो जे थॉम्सन ने 1897 में इसकी खोज की थी। तो हमारे जे थॉम्सन ने 1897 में इसकी खोज की थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है हमारे जे थॉम्सन ने इसकी खोज किस प्रकार की थी। तो जे थॉम्सन ने कैथोड रे परीक्षण किया था। क्या? जे थॉम्सन ने हमारे कैथोड रे परीक्षण किया था। तो इस परीक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो ये परीक्षण हमारे जे थॉम्सन ने किया था 1897 में। प्रयोग की बात करें तो जे थॉम्सन ने कैथोड रे परीक्षण का प्रयोग यह जानने के लिए किया था कि जो हमारे कैथोड रे होते हैं, कैथोड रे के बारे में पता ही होगा आपको। जो हमारे कैथोड रे किसे कहते हैं? जो हमारे विद्युत प्रवाह के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये आप सोच सकते हैं आज से 125 साल पहले की बात है। उस समय क्या है, इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। तो ये कैथोड रे के बारे में जानते थे लोग, लेकिन कैथोड रे की प्रकृति के बारे में नहीं जानते थे। और कैथोड रे क्या होते थे? ये विद्युत प्रवाह के दौरान उत्पन्न होते थे। तो ये जानना चाहते थे कैथोड रे किस प्रकार के कण होते हैं, मतलब उनके आवेश और द्रव्यमान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। किन के बारे में? कैथोड रे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। बात करें इन्होंने प्रयोग कैसे किया, प्रयोग की प्रक्रिया की बात करें तो हमारे प्रयोग की बात करें तो प्रयोग कैसे किया? प्रयोग की प्रक्रिया, कैथोड रे ट्यूब ली उन्होंने क्या ली? कैथोड रे ट्यूब ली। तो जे थॉम्सन ने एक कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किया, जिसमें कांच के ग्लास में कांच के ग्लास की एक ट्यूब बनवाई और इस ट्यूब के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड्स मतलब कैथोड एनोड लगा दिए। फिर बात करें उच्च वोल्टता की, तो इस ट्यूब में उच्च वोल्टता प्रदान की गई, जिससे क्या हो, कैथोड मतलब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड थे, इससे ऋणात्मक जो हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इससे ऋणात्मक कण जो कैथोड रे है वो उत्पन्न हुए। ये कण के ट्यूब के विपरीत दिशा में जो एनोड है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, उनकी तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा एनोड है तो कैथोड से क्या है, यहाँ से ये कण क्या है, इधर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। फिर इससे क्या है, कैथोड रे का अवलोकन किया गया। बात करें कैथोड रे का अवलोकन किस प्रकार से किया गया उसकी बात करें तो कैथोड रे को फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर देखा गया, जो कण टकराने से चमकने लगता है। जो कणों के टकराने से चमकने लगता है, क्या फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जिस उससे क्या है कैथोड कण रेज टकराएंगी और टकराने से क्या वो चमकने लग जाएंगे। तो जे थॉम्सन ने देखा कि ये कैथोड रे नेगेटिव कण होते हैं जो अपनी दिशा बदल सकते थे। फिर उन्होंने इस प्रयोग को और थोड़ा सा आगे बनाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के क्या किया उन्होंने, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग कर दिया। तो थॉम्सन ने मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्यूब में लागू कर दिया और देखा कि कैथोड रे इन क्षेत्रों में अपना रास्ता बदल देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कण क्या आवेशित होते हैं। और उन्होंने इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला कि कैथोड रे में ऋणात्मक कण होते हैं। क्या होते हैं कि कैथोड रे में क्या होते हैं, ऋणात्मक कण होते हैं, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। बाद में जिसे किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो जे थॉम्सन के प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकले? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। थॉम्सन ने सिद्ध किया था कैथोड रे में आवेशित कण होते हैं, ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन के आकार की बात करें तो थॉम्सन ने पाया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है और इसकी तुलना में द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान से की जाती है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या है की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कैथोड रे में ऋणात्मक आवेश होने के कारण यह स्पष्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश नकारात्मक होता है। तो ये छोटा सा प्रयोग था जे थॉम्सन का, जिससे पता चला कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन मतलब जो माइनस चार्ज वाला कण है
परमाणु कण है उसके बारे में उन्होंने खोजा। बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है, लगभग 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 होता है। और कुल आवेश की बात करें तो -1.602 × 10⁻19 कूलाम इसका आवेश होता है। स्थिति की बात करें हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या परमाणु के बाहरी कक्ष, इलेक्ट्रॉन क्या हमारे परमाणु के बाहरी कक्ष या सेल में उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। काम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और संख्या, क्या इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और संख्या क्या है, किसी तत्व के रासायनिक गुणों और अभिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और संख्या क्या करती है, किसी तत्व के रासायनिक गुणों और अभिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। कक्षा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तरों मतलब शेल में रहते हैं, जैसे हमारे K, L, M और N, इस प्रकार के ऊर्जा स्तरों में रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। और वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम होता है। बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में वो 1/1886 गुना छोटा होता है हमारे इलेक्ट्रॉन। अब बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन क्या होता है, एक धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन का एक धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला कण है। इसे प्रतीक की बात करें तो P+ के नाम से जाना जाता है। खोजकर्ता की बात करें तो 1886 में गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। रदरफोर्ड की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में इसकी नाम रखा था। द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है, जो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसके, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। आवेश की बात करें तो प्रोटॉन का आवेश +1 होता है। कुल आवेश की बात करें तो +1.602 × 10⁻19 कुल कूलाम होता है। स्थिति की बात करें तो नाभिक में स्थित होते हैं। स्थिति क्या है, प्रोटॉन क्या नाभिक में स्थित होते हैं। कार्य की बात करें तो प्रोटॉन परमाणु के परमाणु क्रमांक को निर्धारित करते हैं, जो तत्व की पहचान में सहायक होते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं, परमाणु के परमाणु क्रमांक को निर्धारित करते हैं, जो तत्व की पहचान में सहायक होते हैं। वैल्यू की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना अधिक होता है। तीसरा आता हमारा न्यूट्रॉन। तीसरा कौन सा था, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की प्रकृति की बात करें तो न्यूट्रॉन उदासीन आवेश वाला कण होता है, यानी इसका आवेश 0 होता है। प्रतीक की बात करें तो n से इसको प्रदर्शित करते हैं। खोज की बात करें तो जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। आवेश की बात करें तो हमारे आवेश की बात करें हम तो न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। क्या, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, मतलब 0 आवेश होता है। स्थिति की बात करें तो न्यूट्रॉन भी नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं और प्रोटॉन के साथ मिलकर परमाणु का द्रव्यमान बनाते हैं। कार्य की बात करें तो न्यूट्रॉन परमाणु की स्थायित्व में सहायक होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के स्थायित्व में सहायक होते हैं और बिना न्यूट्रॉन के परमाणु नष्ट हो सकता है। क्या होता है, बिना न्यूट्रॉन के परमाणु नष्ट हो सकते हैं। वैल्यू या मूल्य की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा आइसोटॉप की पहचान की जाती है। क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा क्या होता है, आइसोटॉप की पहचान की जाती है, जो एक ही तत्व के सभी परमाणुओं में के होते हैं, जिनमें हमारे न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा क्या आइसोटॉप की पहचान की जाती है, जो एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं के होते हैं, तो जिनसे क्या न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है इनके अंदर। अब हम देखेंगे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किसका आया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। 1808 में किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था। उनके सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या थे, उन्होंने कहा था सभी पदार्थ मतलब सूक्ष्म कण परमाणुओं के से बने होते हैं। सभी पदार्थ या सूक्ष्म कण क्या परमाणुओं से बने होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य और अति सूक्ष्म होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। द्रव्यमान और गुणों में, द्रव्यमान गुणों में क्या एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या एक जैसे होते हैं।
फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, वे न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, वे न तो नष्ट होते हैं न ही उत्पन्न होते हैं। यौगिकों की बात करें तो यौगिक निश्चित अनुपात में परमाणुओं के मेल से बनते हैं। यौगिक की बात करें तो यौगिक क्या निश्चित अनुपात में परमाणुओं के मेल से बनते हैं। अब बात करें जो हमारे इसके है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, उसकी कुछ कमियां क्या थी, जिनको सीमाएं भी कहते हैं। कि परमाणु उन्होंने कहा था अविभाज्य कण है, लेकिन वो नहीं है, लेकिन वो अविभाज्य है, वो विभाज्य। बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होती है, मतलब परमाणु अविभाज्य नहीं है। फिर एक ही तत्व के परमाणु समान नहीं होते। अब इसका उदाहरण क्या? समस्थानिक। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु समान भी हो सकते हैं, जैसे संभारिक, आइसोबार। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का वर्णन नहीं किया गया। क्या रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या ऊर्जा का वर्णन नहीं किया गया? इसमें डाल्टन ने। और परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अगला सिद्धांत आता हमारा परमाणु का थॉमसन मॉडल। क्या परमाणु का थॉमसन मॉडल? एटॉमिक मॉडल की बात करें थॉमसन के, किसने दिया था? जे थॉमसन ने 1904 में। अन्य नाम देखें तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, किशमिश पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तुम्हारे ये चित्र में भी देख सकते हो कि पुडिंग है, पुडिंग के अंदर किशमिश के दाने लगे हुए हैं। तो इस सिद्धांत की मुख्य बातों की बात करें तो परमाणु एक धनात्मक गोलाय स्फीयर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जे थॉमसन के जो परमाणु है एक धनात्मक गोला या स्फीयर होता है, जैसा कि देख रहे, जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। जिस चित्र में भी आप देख सकते हो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन क्या धंसे हुए रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या परमाणु के अंदर किशमिश की तरह बिखरे रहते हैं और धनात्मक आवेश उन्हें संतुलित करता है। पूरा परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है, क्यों? क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होता है। अब इसकी बात करें, इस सिद्धांत में भी कुछ कमियां थी। कमियों की बात करें तो यह मॉडल क्या रदरफोर्ड के प्रयोग से असफल हो गया। यह मॉडल क्या हमारे रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था इससे असफल हो गया, जिसमें यह पाया गया कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। यह मॉडल क्या नाभिक की उपस्थिति को भी नहीं समझा पाया। नाभिक कहाँ होता है तो इसके बारे में भी नहीं बता पाया, और इलेक्ट्रॉनों की स्थिति की और गति को स्पष्ट नहीं कर पाया था। ये कुछ कमियां थी इसकी। अगला प्रयोग आता है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल की बात करें, किसने दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में। प्रयोग था स्वर्ण पत्र या गोल्ड फॉइल प्रकीर्णन प्रयोग। गोल्ड फॉइल प्रकीर्णन प्रयोग था हमारा स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब बात करें प्रयोग की, प्रयोग क्या था? प्रयोग की बात करें, एक्सपेरिमेंट क्या था उसकी बात करें तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को एक बहुत पतली स्वर्ण पत्र पर डाला। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हो कि एक बीचों बीच ये स्वर्ण पत्र की पत्री है। तो इसके ऊपर क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। ये अल्फा कणों का स्रोत था, अल्फा कणों का स्रोत था। ये हमारी लेड प्लेट थी, ताकि ये अल्फा कणों को एक सिद्ध में डाला जा सके। और इस हमारे सोने की स्वर्ण पत्र की पत्र है, और ये चारों तरफ क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है। और फोटोग्राफिक प्लेट की बात करें तो हमारा जिंक सल्फाइड इस पर लगा हुआ है। जिंक सल्फाइड की बात करें, क्यों लगाया जाता है जिंक सल्फाइड? क्योंकि जैसे अल्फा कण इस पर टकराएंगे ये चमकने लग जाती है। तो बात करें, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को बहुत पतली स्वर्ण पत्र पर डाला। उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जो हमारी जिंक सल्फाइड से बनी थी, और अल्फा कणों के टकराने पर यह स्क्रीन चमक उठती थी। बात हुआ प्रयोग की बात करें तो प्रयोग में क्या क्या देखा गया? ये देखा गया अधिकांश अल्फा कण सीधे ही पार हो गए। अधिकांश अल्फा कण क्या होते हैं? सीधे ही पार हो जाते हैं। कुछ कण छोटे कोण पर मुड़ जाते हैं, और बहुत ही कम कण, जैसे 20,000 में से कोई एक कण लगभग विपरीत दिशा में लौट कर आ जाता है। लगभग विपरीत दिशा में लौट के आ जाता है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, और आप बनाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इस प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले? इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। फिर परमाणु के केंद्र में एक घना और धनावेशित नाभिक होता है, जिसने कुछ अल्फा कणों को पीछे की तरफ धकेल दिया। नाभिक में परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। नाभिक में क्या होता है? परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। चित्र में भी आप देख सकते हो कि ये एक कण है, ये बीचों बीच वाला, यही टकरा के वापस आता है। बाकी सारे सीधे निकल जाते हैं, ये सीधे निकल जाते हैं, और बहुत कम है जो इसे टकरा के छोटे से कोण से वो विस्थापित होते हैं। आप इसको देख सकते हैं। और चौथा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है।
रदरफोर्ड के मॉडल की क्या विशेषताएं थी कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है जो धनावेशित और अत्यंत घना होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से तटस्थ होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसी वजह से आवेश उदासीन हो जाता है। अब रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां देखें। यह मॉडल यह स्पष्ट नहीं कर सका, ये नहीं बता पाया क्या कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरते क्यों नहीं। जब वह चारों तरफ घूमते रहते हैं नाभिक के, तो वह नाभिक में क्यों नहीं गिर जाते? क्यों? कि घूमते हुए आवेश को ऊर्जा खोनी चाहिए, और ऊर्जा खोने के बाद नाभिक में गिरता क्यों नहीं है। क्लासिकल भौतिकी के अनुसार देखें तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को सर्पिल मार्ग में नाभिक में गिर जाना चाहिए। कोई ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूमते 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 लास्ट में जाके यहाँ नाभिक है, तो नाभिक में वो चला जाना चाहिए। तो ये हमारी क्लासिकल भौतिकी कहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिससे परमाणु अस्थिर होता, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। यह मॉडल क्या हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्रोतों की जानकारी भी ये नहीं दे पाया। अब हम देखें बोर का जो परमाणु मॉडल था, बोर का एटॉमिक मॉडल 1913 में जो दिया गया था, इसकी बात करें, किसने दिया था? नील्स बोर ने। आधार क्या था हमारा? रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करना। तो रदरफोर्ड की जो कमियां थी मॉडल की, उसको दूर करने के लिए। अब इस मॉडल की विशेषताओं की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं। कि ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन के हमारे नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं, और इन कक्षाओं को हम KLMN इस तरह नाम देते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, हमारे KLM और N इस तरह से ऊर्जा स्तर बनते हैं। तो हमारे इस तरह से ऊर्जा स्तर बनाए किसने? बोर ने। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब KLMN बताया आपको, तो ये बताया था, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर वाले से अंदर की तरफ, अंदर से और अंदर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ये याद रखेंगे, ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा अवशोषण। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊष्मा या फिर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक स्थिर रहता है जब तक वो अपनी कक्षा में रहता है, तब तक वो स्थिर रहेगा। अब इसकी कमियों की बात करें, लिमिटेशंस की, तो ये मॉडल केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही सही परिणाम देता है। यह मॉडल क्या करता है? केवल हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए सही परिणाम देता है। बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए यह ऊर्जा स्तरों की सही व्याख्या नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणधर्म और अनिश्चितता सिद्धांत, जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था, उसके बारे में भी नहीं बता पाया। यह रेखा स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या भी नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन की गति और स्थिति एक साथ सटीक रूप से नहीं बताई जा सकती, और ये मॉडल में देखा गया। तो ये मॉडल देख लिया हमने। अब बात करते हैं संयोजकता, वैलेंसी की। संयोजकता किसे कहते हैं? परिभाषा की बात करें तो संयोजकता वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ बंधन करता है। संयोजकता वह क्षमता होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई तत्व अन्य तत्वों के साथ बंधन करता है। यह किसी तत्व के परमाणु के द्वारा, यह क्या, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, देने या साझा करने की प्रवृत्ति को दिखाता है। यह क्या है, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, देने या फिर साझा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में दिखाता है। बात करें की पॉइंट्स की संयोजकता के, तो संयोजकता का निर्धारण आवर्त सारणी के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों से होता है। क्या आवर्त सारणी संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है? आवर्त सारणी के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों से होता है। तत्व की स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण 8 इलेक्ट्रॉन से भरने का प्रयास करते हैं। मतलब तत्व क्या करते हैं, स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। पूर्ण का मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धातु मतलब मेटल्स आमतौर पर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता धनात्मक होती है। धातुएं की बात करें, मेटल्स ये क्या करते हैं, आमतौर पर इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए उनकी संयोजकता धनात्मक होती है। अधातु मतलब नॉन मेटल्स आमतौर पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। संयोजकता को संख्या से व्यक्त किया जाता है, जैसे हमारा हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, तो इस तरह की संयोजकताएं होती है। कुछ तत्वों की एक से अधिक संयोजकता भी हो सकती है, जैसे हमारा आयरन की 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है।
उदाहरण की तरह हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, क्लोरीन की 1, तो 1 से ज़्यादा संयोजकताएँ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? इसे Z से दिखाया जाता है। परमाणु क्रमांक को Z से दिखाया जाता है। ये किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को बताता है कि एक परमाणु है, उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है, तो वह परमाणु क्रमांक से पता चलता है। एक तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक ही किसी तत्व की रासायनिक पहचान निर्धारित करता है। परमाणु क्रमांक ही क्या करता है? किसी तत्व की रासायनिक पहचान को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। फिर बात करें द्रव्यमान संख्या की, मास नंबर, इसे A से दिखाया जाता है। ये किसी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है। सूत्र की बात करें तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकाल सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कार्बन का द्रव्यमान संख्या क्या है? कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 होती है, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन दोनों मिला के 12 द्रव्यमान संख्या। संबंध की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दें। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। तो n बराबर A माइनस Z। इससे हम क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। फिर एक शब्द आता है समस्थानिक आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। इनका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके क्या रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसके कारण क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होना है। इसका कारण क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होना होता है। उदाहरण के लिए देखें तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होते हैं। कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होते हैं। प्रोटियम में 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्रिटियम में 3 परमाणु भार होता है। फिर कार्बन के समस्थानिक की बात करें, जैसे हमारे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव तत्व होता है। फिर बात करें संभारिक। संभारिक की बात करें, क्या होता है संभारिक? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक बदलते रहते हैं। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इनका भौतिक गुण समान हो सकते हैं परंतु रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक गुण तो समान हो सकते हैं लेकिन क्या होते हैं? रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और ये अलग अलग तत्व भी होते हैं, जैसे हमारा कार्बन 14, नाइट्रोजन 14। ये इनके द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक कार्बन का तो 6 और नाइट्रोजन का 7 होता है। दोनों का द्रव्यमान 14 होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। फिर एक शब्द आता है हमारा आवर्त सारणी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली। पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसमें सभी रासायनिक तत्वों को उनके आणविक क्रमांक और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। आवर्त सारणी क्या होती है? एक ऐसी सारणी है जिसमें के सभी रासायनिक तत्वों को उनके आणविक क्रमांक और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ये तत्वों के गुणों में आवधिक जो परिवर्तन है उसको प्रदर्शित करते हैं, तो पीरियोडिसिटी को प्रदर्शित करती है, यानी तत्वों के गुण नियमित अंतराल पर बदलते रहते हैं। इनके अनुसार क्या होता है? तत्वों के गुण नियमित अंतराल पर बदलते रहते हैं। आवर्त सारणी क्या तत्वों को समूहों और आवर्तों में वर्गीकृत करती है। आवर्त सारणी क्या करती है? तत्वों को समूहों और आवर्तों में वर्गीकृत करती है। बात करें आवर्त सारणी की खोज कैसे हुई? दमित्री मेंडलीव की बात करें तो आवर्त सारणी की खोज का श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव को जाता है। 1869 में मेंडलीव ने तत्वों को उनके आणविक भार के आधार पर व्यवस्थित किया, उन्हें समूह और आवर्तों में वर्गीकृत किया। उन्होंने ये पाया कि तत्वों के गुण एक आवधिक तरीके से बदलते हैं। उन्होंने क्या पाया कि तत्वों के जो गुण हैं वो एक आवधिक तरीके से बदलते हैं। इस खोज ने क्या किया? तत्वों की विशेषताओं को समझने में मदद की और विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया। किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के गुणों का अनुमान भी लगाया और आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए, क्योंकि पहले इतने सारे तत्वों की खोज नहीं हुई थी, तो उन्होंने उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिए, जो बाद में जैसे खोज होती गई वैसे वैसे उनको बढ़ते गए। फिर हेनरी मौजली की बात करें, उनका योगदान की, तो 1913 में अंग्रेजी रसायनज्ञ हेनरी मौजली ने आवर्त सारणी को आणविक क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर के आधार पर पुनः व्यवस्थित किया।
मोजले की खोज ने सिद्ध कर दिया कि तत्वों का गुण उनके आणविक क्रमांक पर निर्भर करता है, न कि उनके आणविक भार पर, और इसने आवर्त सारणी को और अधिक सटीक और व्यवस्थित बना दिया। इसने हेनरी मोजले। अब बात करें आवर्त सारणी की विशेषताओं की। तत्वों को वर्गीकरण की बात करें, तत्वों को उनके परमाणु आणविक क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। आवर्त की बात करें, आवर्त सारणी में कुछ 7 आवर्त या पीरियड्स होते हैं जो तत्वों के गुण और गुणसूत्रों के बदलते क्रम को दर्शाते हैं। समूह की बात करें, आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं जिसमें तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं और समूह की संख्या से दर्शाया जाता है। और कितने होते हैं? 18। धातु और अधातु। आवर्त सारणी में धातु बाईं ओर और अधातु दाईं ओर होती है। आवर्त सारणी में क्या होता है? धातु तो बाईं ओर और अधातु दाईं ओर होती है। गैस और ठोस। आवर्त सारणी में दाईं ओर के समूह में अधिकतर गैसें होती है, जबकि बाईं ओर क्या होता है? ठोस धातु तत्व होते हैं। फिर आवर्तिक गुणसूत्र की बात करें तो आवर्तों के साथ रासायनिक गुण बदलते हैं। उदाहरण के लिए बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विकता कम होती जाती है और अधात्विकता बढ़ती जाती है। आवर्त सारणी का ढांचे की बात करते हैं, ये सारणी 2 मुख्य भागों में विभाजित है, साधारण तत्व और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करें तो आवर्त सारणी में नीचे की तरफ 2 पंक्तियाँ होती हैं, जिसमें एक लाइन को लेंथेनाइड कहते हैं, दूसरी लाइन को एक्टिनाइड कहते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को अक्सर एक समूह 1 में रखा जाता है, लेकिन इसके गुणसूत्रों की विशेषताओं के कारण इसे विशेष स्थान मिलता है। मूल धातु धातु के अधातु के गुण। आवर्त सारणी मूल धातु और अधातु के बीच की सीमा को दर्शाया गया है, जिसमें उत्तेजक गुण होते हैं। मूल धातुओं की स्थिति की बात करें तो ये सारणी मूल धातु मतलब एल्कली, एल्कलाइन, अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशनल मेटल्स, इनके स्थान को स्पष्ट करती है, जो कि हमारे रासायनिक क्रियाएं उनमें बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने परमाणु संरचना, उनके बहुत सारे मॉडल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखा, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में देखा, आवर्त सारणी के बारे में देखा और कुछ तत्व परमाणु उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।